जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी सेकंड पेपर में आपके यूनिट 10 में जो है पाठ्यक्रम में दिया गया है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति की 4 अध्याय ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रचना। एक बहुचर्चित पुस्तकों में शुमार है। प्रकाशन वर्ष इसका 1956 है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त 1959 में, यानी 1956 में ये प्रकाशन में आता और 1959 में संस्कृति की 4 अध्याय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उक्त पुस्तक में दिनकर ने भारतीय संस्कृति के उन पड़ावों का जिक्र किया है जिन्होंने भारतीय संस्कृति के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ऐसे 4 सोपान मानते हैं इसके लिए कि यहाँ पे कैसे आर्य आगमन, जैन बौद्ध आंदोलन, इस्लाम का आगमन, यूरोप का आगमन। यानी दिनकर जी ने भारत की सांस्कृतिक इतिहास को जब 4 भागों में बांट कर देखा तो वे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत का जो आधुनिक साहित्य है वो प्राचीन साहित्य से कैसे और किन किन बातों में अलग है और इस भिन्नता का कारण क्या है। उनका विश्वास है कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियां हुई और हमारी संस्कृति का जो इतिहास है वो इन 4 क्रांतियों के इतिहास से जरूर जुड़ा है। उनमें आर्य का आगमन है, जैन बौद्ध आंदोलन है, इस्लाम का आगमन है और यूरोप का आगमन। दिनकर पुस्तक को साहित्य और दर्शन का महल कहते हैं, जहां इतिहास की हैसियत सिर्फ और सिर्फ किराएदार की होती है। यह विचारोत्तेजक पुस्तक भारत के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांट कर देखता है, भारतीय संस्कृति को समझने का सार्थक प्रयास करता है। 4 अध्यायों में बटा पहला है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। ये प्रकरण है 3 प्रकरणों में। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह 7 प्रकरण, हिंदू संस्कृति और इस्लाम 12 प्रकरण, भारतीय संस्कृति और यूरोप 17 प्रकरण। यह पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए अथवा जब भारतवर्ष में उनका आर्यतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्यतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की वही आर्यों अथवा हिंदुओं की बुनियादी समाज के रूप में, और तथा आर्य तथा आर्यतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई वही भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। इस बुनियादी भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण जो है वो आर्यों के दिए हुए हैं और उसका दूसरा आधा आर्यतर जातियों का अंशदान। तो ये तो आर्य से संबंधित पहली क्रांति को बताया जाता है जो हुआ। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस आर्यतर जातियों का, यानी आर्यतर जातियों का अंशदान और आर्यों का अंशदान जो रहा, जिसे बुनियादी संस्कृति को एक मतलब होता नहीं कि आधार मिला, तो संस्कृति का आधार वहां मिला। लेकिन दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध, जो हमारे यहाँ स्थापित धर्म है, संस्कृति है, उसके विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंताधारा को खींच कर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए कि हमें भी इनसे लोगों को जो है परिचित कराना है। इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति का पूर्व सेवा की। अंत में इसी क्रांति के सरोकार में सवाल भी उत्पन्न हुए और भारतीय धर्म तथा संस्कृति में जो गंदलापन था, एक धूमिलपन आ गया था, वो जो है काफी हद तक दूर किया। जो तीसरी क्रांति थी उस समय हुई जब इस्लाम के विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और देश में हिंदुत्व के साथ इस्लाम का संपर्क हुआ। और चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ तथा उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों ने नवजीवन का संभव किया। इन 4 क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास यहाँ पे मिलता है। दिनकर जी स्वयं अपनी भूमिका में लिखते हैं इस पुस्तक के, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश में जहां भी जो हिंदू बसते हैं उनकी संस्कृति एक ही है। एवं भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सामाजिक संस्कृति की विशेषता है। तब हिंदू एवं मुसलमान हैं जो देखने में अब भी दो लगते हैं, किंतु उनके बीच भी सांस्कृतिक जो एकता है वो विद्यमान है, जो उनकी भिन्नता को कम करती है।
दुर्भाग्य की बात है कि हम इस एकता को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ रहे हैं। यह कार्य राजनीति नहीं, शिक्षा और साहित्य के द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। इस दिशा में साहित्य के भीतर कितने ही छोटे बड़े प्रयत्न हो चुके हैं, वर्तमान पुस्तक भी उसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। प्रथम अध्याय देखिए। अध्याय में दिनकर ने आर्य आगमन के बाद विकसित आर्य वैदिक संस्कृति के प्रमुख उपकरणों का आख्यान किया। दिनकर के अनुसार ईसाई तथा मुसलमान को छोड़कर इस देश में कम से कम 11 जातियों के आगमन का प्रमाण मिलता है। दिनकर द्राविड़ शब्द को प्रजातिवाचक न मानकर स्थानवाचक मानते हैं तथा उनका निवास आर्यों से प्राचीन मानते हैं। दिनकर आर्यों का मूल स्थान रूस के दक्षिण में मानते हैं। दिनकर वेदों का काल 2500 से 1800 के लगभग मानते हैं। जाति की जो अवधारणा है, जात की अवधारणा का उद्भव समस्त मानव समुदायों को आर्य वृत्त में कस लेने के लिए हुआ था, ऐसा दिनकर का मानना है। वैदिक भारत में अंतरजातीय विवाह अपमानजनक नहीं माना जाता था। जाति प्रथा के स्वीकार को दिनकर देश में संस्कृति समन्वय का पहला कदम मानते हैं। विभिन्न जातियों के संघर्ष से तैयार जनता को दिनकर हिंदू कहते हैं। दिनकर भारतीय संस्कृति की उपमा विभिन्न औषधियों के मिश्रण से बने काढ़े से देते, जिसको औटाने का श्रेय आर्यों को ही जाता है। द्वितीय अध्याय को प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह कहते हैं। यह अध्याय जैन बौद्ध आंदोलन का है। दिनकर निराशावाद का प्रचंडतम रूप जैन बौद्ध आंदोलन में देखते हैं। दिनकर वेद ऋषियों को धार्मिक कवि कहते हैं। पुरोहितवाद ब्राह्मण युग का प्राप्य है। अहिंसा, मोक्ष, निराशावाद आदि को दिनकर उपनिषदीय खोज मानते हैं। अहिंसा और तप जैन धर्म की दो बड़ी विशेषताएं हैं। अनेकांतवाद, दिनकर बौद्ध धर्म को हिंदुत्व का ही संसाधित रूप मानते हैं। प्रबोध चंद्रोदय नाटक में बौद्ध जैन धर्म का पतित रूप चित्रित होता है। तृतीय अध्याय में दिनकर भारतीय संस्कृति को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करने का तीसरा अध्याय इस्लाम के उदय को मानते हैं। इस्लाम का अर्थ है शांति में प्रवेश करना। प्रवर्तक कौन है? मोहम्मद साहब, एक सौदागर। 622 ईस्वी में हिजरत करने से इस्लाम का उदय माना गया। मोहम्मद साहब के पक्के से मदीने के पलायन को हिजरत कहा गया। दिनकर सूफी धर्म का उद्भव बीज, गजाली, उमर खय्याम, अब्दुल अरा आदि को मानते हैं। दिनकर सूफी मत पर भारतीय संस्कारों का प्रभाव मानते हैं तथा उनके अनुसार सौंदर्य से प्रेम और प्रेम से मुक्ति सूफी सिद्धांत का निचोड़। भारत में इस्लामी शासन का प्रमुख कारण देश में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, ऐसा दिनकर का मत है। साथ ही जाति पाति, छुआछूत, धार्मिक द्वेष, अकर्मण्य, भाग्यवाद एवं राष्ट्रीयता के अभाव को वो इस्लामी शासन स्थापना का कारण मानते हैं। जनता तथा राजा दोनों के एक दूसरे से सहानुभूति नहीं थी, इसलिए विपत्ति में दोनों साथ नहीं आए। दिनकर मूर्ति पूजा के प्रति हिंदुओं की अनुरक्ति तथा मुसलमानों की घृणा को दोनों को अलगाव का कारण मानते हैं। वे सूफियों को दोनों मजहब के बीच दूरी कम करने वाला तत्व मानते हैं। उन्होंने अमीर खुसरो को राष्ट्रवादी मुसलमानों का अग्रणी महापुरुष कहा। वे खुसरो को हिंदी तथा उर्दू का पिता भी कहते हैं। दिनकर हिंदू मुस्लिम एकता के 3 बड़े नेता मानते हैं। एक तो कबीर को, अकबर को, गांधी जी को। दिनकर कबीर को सूफी कहते हैं। कबीर पर वेदांत और हठ योग का पूरा प्रभाव था। कबीर शास्त्रों की भाषा संस्कृत की अपेक्षा लोक भाषा को महत्व देते, इसी कारण दिनकर इनकी प्रशंसा करते हैं। वे तुलसी को उत्तर भारत की जनता की दृष्टि में सर्वविश्वसनीय कवि कहते हैं। वे भूषण के काव्य को शुद्ध हिंदू राष्ट्रीयता का काव्य कहते हैं। वे मुस्लिम हिंदी कवियों में रहीम, रशखान तथा ताज की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। दिनकर के अनुसार जो है, इस्लाम के आगमन से उत्तर भारत की राजनीतिक एकता मजबूत हुई तथा धर्म की नई चेतना उत्पन्न हुई, किंतु भारतीय दर्शन तथा विचारधारा पर इस्लाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दिनकर भक्ति को प्रावैदिक तत्व मानते हैं। उन्होंने भक्ति आंदोलन का मूल ग्रंथ भागवत को ना मानकर अलवारों के पद संकलन प्रबंध को मानने का आग्रह किया। वैष्णव भक्ति में राम उपासना के प्रवर्तक रामानंद को मानते हैं। अकबर ने अल्लालोपनिषद लिखवाया था। दिनकर ने अमृत और हलाहल के 2 संघर्षों का जिक्र किया है। प्रथम अकबर और शेख अहमद सरहिंदी का तथा दूसरा गांधी और गोडसे का। दिनकर ने शाहजहां के व्यक्तित्व को फटा हुआ कहा है, जिसका एक भाग दारा शिकोह है, दूसरा औरंगजेब है। दिनकर ने दारा शिकोह को
पराजित पीयूष कहा तो दिनकर ने गुरु गोविंद सिंह को परशुराम का अवतार। दिनकर ने इस्लामी शासन में बाद में आई उदारता का कारण ईरानी प्रभाव माना। दिनकर गाथा सप्तशती को सांसारिक काव्य का प्राचीनतम नमूना मानते हैं। नायिका भेद केशव ने 360, देव ने 384, रसली ने 1352 बताए हैं, ऐसा मत दिनकर का है। रीतिकालीन ऐहिक काव्य तथा प्रेम की पीड़ा के कवियों पर दिनकर इस्लामी भावुकता का प्रभाव देखते हैं। प्रेम की स्वतंत्र रूप से अभ्यर्थना सर्वप्रथम कबीर ने की। मृत्यु कामना का उद्भव कबीर में हुआ। दिनकर इसी सूफी तत्व इसे कहते हैं। अकबर के शासनकाल में फारसी राजभाषा बनी। फारसी को दिनकर हिंदी की मौसेरी बहन कहते हैं। दिनकर के अनुसार खड़ी बोली को साहित्य की भाषा मुसलमानों ने बनाया। दिनकर कहते हैं कि उर्दू का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। दिनकर के अनुसार बहमनी साम्राज्य के सांप्रदायिक सद्भावनापूर्ण वातावरण में कबीर ने फारसी द्वंद्व में आगरा दिल्ली की स्थानीय बोली में कविता की। दिनकर कहते हैं कि यदि उर्दू में फारसी चंद तथा देशज शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति का विकास पूरा हुआ होता तो उर्दू हिंदी मुस्लिम सामाजिक संस्कृति की भाषा बनकर आती। दिनकर ने उर्दू के फारसी ईरानीकरण के 3 चरण माने हैं। फारसी लिपि का प्रयोग, पतनशील मनोवृत्ति, सांप्रदायिक नीति बनाना तथा उसकी पृष्ठभूमि प्रकाशित करना। दिनकर ने आरंभिक मुस्लिम शासकों को द्विभाषी कहा है। दिनकर खड़ी बोली की मूलतः हिंदुओं की बोली समझते हैं और अकबर से पूर्व राज दरबार का हिसाब किताब रखने के लिए हिंदी का प्रयोग होता था। यह स्थान टोडरमल के आगरा पर अकबर ने फारसी को दे दिया था। दिनकर उर्दू गद्य का वास्तविक आरंभ फोर्ट विलियम कॉलेज से मानते हैं। दिनकर ने सूफियों को इस्लाम के सर्वोत्तम मानव के रूप में कहा है। दिनकर वर्तमान युगीन दफ्तरी हिंदी को कठिन हिंदी कहते हैं। भारतीय संस्कृति का चौथा सोपान दिनकर के अनुसार भारत में यूरोप का आगमन है। पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, अंग्रेज भारत आने वाली शक्तियों का क्रम धर्म प्रचार के लिए मिशनरियों ने देश भाषाओं का सहारा लिया है। 1835 में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किए जाने की घोषणा हुई। अंग्रेजी माध्यम करने का कारण था कि वे ऐसी ही स्थिति बनाना चाहते थे जिसमें भारतीयों का तन भारतीयों पर मन अंग्रेजी हो। देश में आबकारी विभाग अंग्रेजी सरकार ने खोला। दिनकर ने कंपनी सरकार की ढुलमुल भाषा नीति को स्थिर करने का श्रेय 1854 ईस्वी को वुड एजुकेशन डिस्पैच को दिया है। दिनकर के अनुसार भारतीय निरुक्त और व्याकरण को देखकर यूरोप के विद्वानों ने फोनेटिक्स उच्चारण शास्त्र लिखना शुरू किया। दिनकर मानते हैं कि शायर की आत्मा ही मैक्स मुलर के रूप में जन्मी थी। दिनकर जर्मन रोमांटिक आंदोलन पर प्राचीन संस्कृत दर्शन एवं साहित्य का बृहद प्रभाव देखते हैं। दिनकर 19वीं सदी के नवोत्थान को प्रवृत्तिवाद का अनुपम उत्थान कहते हैं। भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी स्वर 19वीं सदी के बाद फूटे या गीता और वेदांत की प्रवृत्ति मार्गी टीका का परिणाम था। सती प्रथा उन्मूलन का प्रथम प्रयास अकबर ने किया था तथा दूसरा राजा राम मोहन राय ने। दिनकर के अनुसार ब्रह्म समाज को ईसाईयत की तरफ केशव चंद्र सेन ने ही मोड़ा। दिनकर राजा राम मोहन राय को विश्ववाद का प्रथम व्याख्याता मानते हैं। ब्रह्म समाज को दिनकर अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहते हैं। दिनकर तिलक को भारतीय राष्ट्रीयता का जनक कहते हैं। दिनकर दयानंद को विश्व मानवता का नेता कहते हैं। केशव चंद्र सेन की सलाह पर स्वामी दयानंद ने अपने प्रचार की भाषा हिंदी की। दिनकर आर्य समाज को हिंदुत्व की खड़गधार कहते हैं। दिनकर रामकृष्ण परमहंस को प्रकृति का प्यारा पुत्र, हिंदू धर्म की गहराई और माधुर्य की प्रतिमा तथा भारत की सनातन परंपरा का दैहिक रूप कहते हैं। दिनकर रामकृष्ण परमहंस को धर्म का जीता जागता रूप कहते हैं। दिनकर ने रामकृष्ण की अनुभूति तथा विवेकानंद को व्याख्या कहा है। दिनकर विवेकानंद को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का पिता कहते हैं। गीता का दूसरा आख्यान दिनकर के अनुसार लोकमान्य तिलक ने किया है। महर्षि अरविंद स्वर्ग का भूमिकरण करना चाहते हैं। उनकी मूल थीम अतिमानस की अवधारणा अथवा अतिमानव का विकास है। दिनकर कहते हैं कि गांधी जी ने परमात्मा के दर्शन सदाचार में किए। दिनकर के अनुसार गांधी जी भूमि का स्वर्गीकरण करते हैं। सर्वोपरि राधाकृष्णन आत्मा का धर्म नामक अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। राधाकृष्णन संबुद्धि को सम्यक ज्ञान नाम देते हैं। दिनकर यूरोप के विश्व नेतृत्व का श्री गणेश कोलंबस द्वारा अमेरिका तथा वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज से मानते हैं। दिनकर ने सैयद अहमद को वहाबी आंदोलन का सबसे प्रभावशाली नेता माना है। दिनकर ने राजभक्त मुसलमानों का नेता सर सैयद अहमद खां को माना है। दिनकर रविंद्र और इकबाल दोनों को नवोत्थान का कृषि कहते हैं।
इकबाल अपनी अवधारणा के महामानव को मानवता के वृक्ष का अंतिम फल कहते हैं। दिनकर इकबाल के महामानव को नीतवे का सुपरमैन का अरबी अनुवाद भी कहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद दूसरी बार 1920 के असहयोग आंदोलन में हुआ। दिनकर मुस्लिम लीग को आराम तलब अमीरों की संख्या कहते हैं। गांधी, नेहरू और मौलाना आज़ाद को दिनकर ने तत्कालीन राजनीति की बृहत्त्रयी कहा है। शाहजहां ने औरंगजेब का दूसरा नाम नौरंग बिहारी रखा था। तो यहाँ पे जो है एक जो ये यात्रा वृत्तांत है इनका, संस्कृति का 4 अध्याय, जो जिस तरीके से संस्कृति के 4 अध्याय में भारतीय जो संस्कृति है उसका दर्शन कराया है दिनकर जी ने। तो इसमें देखिए आपने कई कोटेशन नहीं कहेंगे, ये इम्पॉर्टेंट इसके कथन है, मीन्स ये कह सकते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट है वन लाइनर। तो इसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन 4 ऐसे फैक्ट उठा के दे सकते हैं, तो सारे ही इसमें इम्पॉर्टेंट थे, क्या क्या उन्होंने किसके बारे में कहा है। तो काफ़ी इसको अच्छे से हमने करा दिया है यहाँ पे। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट जो भी रचना आपके पाठ्यक्रम है उसके साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।